हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा और उसमें कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज जो है वो रेस्ट पे रहता है, और इस टॉपिक में जस्ट उल्टा है। हमारे पास करंट की बात कर रहे हैं तो करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे हम इसको समझें तो हमने देखा है कि पाइप में पानी चलता है, तो व्हेन द वाटर इज फ्लो इनसाइड द पाइप तब उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम पाइप की जगह एक वायर ले लेते हैं और वायर के अंदर चार्ज को फ्लो करते हैं तो वहाँ पर वायर में जो चार्ज फ्लो होता है वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। और पानी में, पाइप में जो पानी चलता है दैट विल बिकम अ वाटर करंट। आई थिंक आपको दिमाग में पिक्चर बन गई होगी। अब इसको फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें तो करंट के दो होते हैं, एक होता है एवरेज करंट, और एवरेज करंट को हम लोग लिखते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये हमारा एवरेज करंट का फॉर्मूला हो गया। दिस इज अ चार्ज, नेट चार्ज एंड द नेट टाइम। तो एवरेज चार्ज, ओवरऑल जो चार्ज यूज हुआ, करंट यूज हुआ। और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज इंस्टांटेनियस करंट। और इंस्टांटेनियस करंट क्या होता है कि इसको लिखते हैं आई एन इंस्टांटेनियस, और इसी को हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं कि इंस्टांटेनियस करंट क्या होता है? जो पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा है या फ्लो कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस करंट एंड ओवरऑल इट इज अ एवरेज करंट। और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फ्लो की बात हो रही है तो हम सिंपली चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसमें अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास है एसआई यूनिट्स की। अरे इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हैं आप तो हमारे पास क्या है कि जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन मतलब जैसे वायर का जो एंड का एरिया होता है उसमें से अगर चार्ज मान लीजिए फ्लो होके उधर की तरफ जा रहा है, चार्ज फ्लो होके कहाँ जा रहा है? दूसरी तरफ जा रहा है, और वो क्या हो रहा है? इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो दिस विल बिकम अ फ्लो ऑफ अ चार्ज, दैट इज अ करंट। अच्छा, यूनिट की बात हो रही थी। यूनिट में आप लोग जानते हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, दैट इज एम्फियर ए। दूसरा हमारे पास होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट अगर हम लेते हैं तो वो होता है हमारे पास क्या? ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं जानते हैं, तो दैट इज अ बर्ड, ठीक। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, और दोनों का रिलेशन भी होता है कि 1 एम्फियर इज इक्वल टू द एज सच 1/10 बायोट के बराबर होता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो यूनिट्स को आई थिंक इतना आपको पता है, ये थोड़ा सा नहीं पता होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, डायरेक्शन ऑफ अ करंट की बात करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो वायर के अंदर माइक्रोस्कोपिकली इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। नेट चार्ज क्या होता है एटम के अंदर? 0, ये बताया हुआ है। अब हमारे पास किसी वायर में अगर देखें तो अगर हम वायर को पकड़ते हैं और टच करते हैं तो हमें कोई करंट लगता नहीं है, ठीक है। बट जब हम उसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तब उसमें हमें कुछ करंट महसूस होगा। तो करंट जो हम लोग पढ़ते हैं और जो रियल है उसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंस ले रखा है। दरअसल होता है कि जैसे कि ये वायर है, ये आप बोलोगे सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है। अगर हम किसी वायर के छोटे टुकड़े को लेते हैं तो वो एक इस तरह से दिखती है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। अगर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट फील्ड मान लो इसके अंदर हमने प्रोड्यूस कर दी विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो होता क्या है कि जिस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज चलना स्टार्ट हो जाता है, और जस्ट उसका उल्टा इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाता है फ्लो होना। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसका उल्टा नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअली में जो हम लोग रियल करंट होता है जो हमारे आसपास कमरे में है वो है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक्चुअल करंट। इज इट क्लियर?
मैं फिर यहाँ तो हिंट में दे रहा हूँ आपको कि ये हमारे पास एक्चुअल करंट होता है, जबकि हम इसको पढ़ते नहीं हैं। हम पढ़ने के लिए किसको मानते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन आ रही है, इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं? एज सच कन्वेंशनल करंट। फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट किस तरफ होता है? जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, तो जिस तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी, उसी तरफ करंट चलना स्टार्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर बच्चों? इन दिस डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया। गुड। और इसको लिख भी लिया आपने, कन्वेंशनल करंट कहते हैं इसको, और हम इसी की डायरेक्शन को पूरे के पूरे फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरी एक छोटी सी बात और है, वो ये है कि हमारे पास जो करंट होता है, करंट में डायरेक्शन की वजह से हमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, वो मैंने क्लियर की। अब हमारे पास यहाँ पर है करंट इज एज सच क्या? स्केलर क्वांटिटी होती है। रिमेंबर, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। पर बच्चे कहते हैं कि एक वायर है वो सीधी है, तो उसमें हम बोलेंगे कि वायर में करंट सीधा फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन आएगी। अब मान लीजिए उसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी वो स्केलर नहीं होता, वेक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था +1 में कि अगर कहीं पर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वैलिड है तो वही क्वांटिटीज वेक्टर है। वेक्टर लॉ क्या होते हैं? एक ट्रायंगल लॉ, एक पैरेललोग्राम लॉ। तो करंट जो है वो, जब हम लोग करंट को यूज करते हैं ना भाई, तो करंट जो है सिंपली एड अप होता है अलजेब्रिकली। आप लोग जानते हैं कि अलजेब्रिकली हम अगर क्वांटिटीज को ऐड कर देते हैं तो दैट क्वांटिटी विल बिकम अ स्केलर क्वांटिटी। और करंट स्केलर इसलिए है कि इसमें अगर मान लीजिए एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है, और ये वायर मैंने आगे कर दी, तो इसमें करंट आ रहा है I1, इसमें करंट आ रहा है I2, तो इधर कितना जाएगा? हम बोलेंगे I3 जाएगा। तो हमारे पास I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होता है। क्यों क्या किया मैंने? ये सिंपल ऐड किया। दैट्स वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी काम आता है हमारे पास, दैट इज अ करंट डज नॉट चेंज विद द क्रॉस सेक्शन। मतलब हमारे पास कुछ वायर इस तरह से है कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A1 है, अलग है, और वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। मतलब यहाँ छोटा वहाँ बड़ा है, तो वायर कुछ टेढ़ी मेढ़ी है। अगर यहाँ से करंट हमारे पास एंटर करता है, यहाँ से निकलता है, तो मान लीजिए यहाँ करंट I1 निकला, तो यहाँ पर I2 निकला मान लो। तो होता क्या है कि हमारे पास दोनों के दोनों करंट सेम होते हैं। मतलब यहाँ से जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट यहाँ पर जाके निकलेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उस पर वो डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर हो गया? दूसरा टाइप्स में आते हैं, तो करंट जो है वो दो टाइप का होता है। एक ऑल्टरनेट करंट होता है और एक होता है डायरेक्ट करंट, AC एंड DC। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये आगे वाला टॉपिक है, ये चलता रहेगा। हमारे पास ऑल्टरनेट करंट कौन सा करंट होता है? जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करंट की दोनों के दोनों वेरी करती हैं। ग्राफ वाइज हम कुछ इसको ऐसा बना देते हैं। ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बन जाता है। इसका ये होता है इसका पॉजिटिव हाफ, ये नेगेटिव हाफ। तो हमारे पास करंट की जो है वो टाइम के साथ, करंट जो है वो टाइम के साथ, ये करंट की लाइन हो गई। करंट टाइम के साथ क्या होता है? एज सच कंटिन्यूसली चेंज होता है। एक डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, तो वो किस तरह इस तरह से फ्लो करता है। हमारे घर पे डोमेस्टिक पर्पस में AC करंट चलता है। दूसरा, यहाँ पर DC में जब हम बात करते हैं तो DC करंट का अगर हम लोग टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं DC का, तो वो एज सच क्या रहता है? सीधी लाइन। क्योंकि दिस इज अ डायरेक्ट कांस्टेंट करंट, मतलब इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि हम AC को ना DC बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस जिसको हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, और ये है रेक्टिफायर। याद कर लो, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट AC करंट इनटू अ
डीसी करंट। और अगर हमने डीसी को एसी बनाना है तब हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है एज सच इन्वर्टर। इसको थोड़ा दिमाग में रखिए जनरल नॉलेज के लिए। एसी को डीसी रेक्टिफायर, डीसी को एसी इन्वर्टर यूज़ करते हैं हम लोग। समझ आ गया आपको? अब एक चीज़ और, दैट इज अ चार्ज कैरियर। देखो चार्ज कैरियर की बात अगर हम करें तो हमारे पास विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो, क्योंकि हमारे पास मेटल है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, लिक्विड है, गैसेस है, तो सब में अलग अलग हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं। जैसे टेबल आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि मेटल में जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसी की वजह से करंट बनता है। पर हमने डायरेक्शन की जब बात की तो दैट इज़ अ पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को लेते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। दूसरा हमारे पास इंसुलेटर की जैसे बात करें तो इंसुलेटर एज सच एक ऐसा डिवाइस है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। होल क्या होता है? पॉजिटिव। दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के फ्लो के लिए, जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लिक्विड और गैसेस के बारे में जो लिखा हुआ है, हमारे पास लिक्विड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं चार्ज कैरियर, और गैसेस में एज सच हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक न्यूमेरिकल है, इन अ एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद द रेवोल्यूशन 10 की पावर 15 पर सेकेंड। मतलब 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। आपको निकालना है कि फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। अब इस केस में भी करंट की बात की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है? सच रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इस केस में क्या होगा, डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एटम है, सेंटर पे एज सच क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है। उन्होंने कहा सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें तो डायरेक्टली करंट का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक। और इसमें दो चीज़ें, एक करंट चार्ज और एक टाइम। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चार्ज है और उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर क्या होता है? -19 कूलम होता है, ठीक है। और अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम क्या होगा? 1 रेवोल्यूशन की। और टाइम तो दिया नहीं है, बट आपके पास क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी। तो इस केस में यहीं पर लिख देते हैं कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10 की पावर 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दिस गिवन, ठीक। अब आपको पता है कि टाइम जब हम निकालते हैं तो टाइम इज इनवर्स ऑफ व्हाट? फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 1/10 की पावर 15, और 15 जब ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा। इतना टाइम इलेक्ट्रॉन ले रहा है एक चक्कर कंप्लीट करने में, 1 रेवोल्यूशन, ओके। अब इस टाइम को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो आपके पास चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी 10 की पावर -15, और ये -19 के साथ मिल जाएगी, तो ये कुछ बन जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा -4। तो कूलम पर सेकेंड इज व्हाट? एम्पियर। तो इतना करंट फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा। देखिए एक और छोटा सा टॉपिक है, दैट इज अ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को समझने के लिए जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो उसी तरह से यहाँ पर हम करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट डेंसिटी एज सच क्या होता है कि किसी वायर के अंदर अगर हम कोई छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्री एरिया लेते हैं तो उस एरिया के अंदर से कितना करंट फ्लो होता है, दैट इज़ अ करंट डेंसिटी। आई थिंक क्लियर हो गया। अब जैसे इसको हम लोग डिफाइन करें तो पहले तो ये है करंट डेंसिटी को जे बोलते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जैसे ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, ठीक है, पीछे से यहाँ से कहीं बेवायर आ रही है, इसमें पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, जिस तरफ ई होगा उस तरफ ये होगा,
इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसका उल्टा चलेगा, ये बताया आपको। अब इसमें अगर हमने छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, ये क्या ले लिया हमने, छोटा सा, मतलब डी लगा देते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया बन जाता है। और एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। ठीक है, समझ आया? ये मैंने आपको सिर्फ डायरेक्शन दिखाई है कि इस तरफ एरिया वेक्टर है। तो इस एरिया वेक्टर से कितना करंट फ्लो होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही करंट होता है, और इस क्रॉस सेक्शन को जो काटेगा दैट इज अ करंट। तो दिस करंट अगर हम ले लेते हैं, ये डी आई है, ठीक है बच्चे, या आई ले लीजिए, तो हमारे पास करंट डेंसिटी जो होगा दैट इज डी आई अपॉन डी ए। अगर यहाँ पर ये स्मॉल करंट है तो स्मॉल एरिया से निकलेगा। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। ठीक, और जो चार्ज इसको फ्लो होता है वो इसके परपेंडिकुलर निकलता है एरिया वेक्टर के। दूसरा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। मैंने कहा ये एक वेक्टर है, तो अगर ये वेक्टर है तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज व्हाट, जिस तरफ हमारे पास करंट पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस तरफ करंट फ्लो करता है, और उसी तरफ करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है। सुन लिया, लिख लिया कि करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो करंट की तरफ होती है। करंट इस तरफ जा रहा है तो उसी तरफ करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। दूसरा, हमारे पास एक और छोटा सा पॉइंट और भी है बेसिक सा, कि कई बार क्या होता है वायर थोड़ा सा आगे से इस तरह से टूटी होती है और हमारे पास करंट इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में। अब करंट इस तरफ जा रहा है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो आएगा इस तरफ। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया वेक्टर वहाँ जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास क्या होता है, जिस तरफ करंट है उसी तरफ करंट डेंसिटी जाती है, अभी बताया। अब मान लो कि यहाँ पर एंगल दिया है दोनों के बीच में थीटा, तो हमारे पास यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्या काम करेगा, कौन सा पॉइंट काम करेगा, करंट इधर से ऐसे जाएगा, नो, इसमें क्या होगा कि करंट किस क्रॉस सेक्शन एरिया को परपेंडिकुलरली काट रहा है उसी को लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका यहाँ कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट जब हम इसका डी ए का थीटा के साथ कंपोनेंट क्या आएगा, कॉस आएगा, तो हमारे पास उस कंडीशन में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज अ करंट पर यूनिट एरिया बट वी विल टेक अ कंपोनेंट, क्योंकि आप जानते हैं थीटा के साथ क्या आता है, इस तरफ क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉस थीटा, तो तब ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। और अगर नॉर्मली है मतलब यूनिफॉर्म फ्लो है तब हम लोग करंट डेंसिटी को जस्ट करंट पर यूनिट एरिया लेते हैं, मतलब आई अपॉन ए। और इसी को अगर आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो तो ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इधर ले गए, और इसको अगर हम लोग क्या कर देते हैं, अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये तो बन जाता है आई, इसका इंटीग्रेशन, और ये बन जाता है जे डॉट डी ए। आप जानते हैं कॉस को हम डॉट की तरह कंसिडर करते हैं। तो ये करंट डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन कर लीजिए आप। तो इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ अ रेडियस आर एंड द लेंथ एल, बट उसमें आपको दिया हुआ है कि इफ़ इट्स डेंसिटी वेरी, डेंसिटी आप देख रहे हैं कि J इज इक्वल टू ए आर अपॉन आर, ये डेंसिटी वेरी कर रही है और उस बिहाफ में आपको करंट पूछा है। तो इसके ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हमारे पास मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, उसमें से करंट आई पास हो रहा है। अगर इसमें करंट ये है, सॉरी डेंसिटी ये है, तो डेंसिटी जो वेरी कर रही है, क्योंकि इसमें बता देता हूँ ये क्या है, ए कांस्टेंट है, आर उसका रेडियस है विच इज कांस्टेंट, स्मॉल आर जो है वो वेरी कर रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में आप देख रहे हो। अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे डेंसिटी आर वेरी करेगा डेंसिटी वेरी करेगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी स्मॉल आर के साथ वेरी करेगी। तो आपको ये थोड़ा सा नॉलेज मैं बता देता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर अंदर क्या है, एज सच बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं। तो उस चार्जेस में क्या हो रहा है कि वो किसी छोटे छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा है, बट वो चार्जेस क्या है, वो वेरिएबल हैं क्योंकि करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको समझाऊँ तो आर जो है वो क्या होता है, वो होता क्या है, सेंटर से ही होता है, जो सेंट्रल एक्सिस होती है ना वहीं से वेरी कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो आर यहाँ पर देखें तो छोटा है और आगे ले जाएं तो स्मॉल आर बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा करंट डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब सेंटर में इसमें डेंसिटी कम होगी और बाद में दूर जाते जाते इसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो वेरिएबल केस है ये। ऐसे क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसमें जहाँ से ये क्रॉस सेक्शन एरिया से निकल रहा है ना, यहाँ से उस पार्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए अलग से। अब इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, मैंने इसका फ्रंट फेस दिखा दिया और इसका रेडियस है आर। तो सबसे पहले ना आप इसमें क्या करते हो, ये एक आपने एलिमेंट्री पार्ट ले लिया इतना सा, ठीक है ना, ये हो गया आपका स्मॉल आर, ठीक। और ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है ना, इतना हिस्सा जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसको मान लो आप डी आर। देखना ध्यान से, मैंने बोला इतना हिस्सा जो है ना जहाँ से लाइनिंग पार्ट है वो उसकी थिकनेस है। दिस विल बिहेव एज व्हाट, ये इसकी थिकनेस की तरह काम करेगा। क्लियर बच्चों? और इसका रेडियस टोटल कितना है वो तो कैपिटल आ रही है। अब हमारे पास जो ये वाला लाइनिंग पार्ट है, इसके अंदर से कितना करंट डेंसिटी, कितना करंट पास हो रहा है उसको निकालेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। ठीक, कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में नीट और जेईई में आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे? सबसे पहले तो एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए, जो एलिमेंट्री पार्ट है ना भाई, एलिमेंट्री पार्ट का आपको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया मान लेते हैं डी ए। इसको देख लो, वो एरिया होता है एज सच 2 पाई आर इंटू डी आर। अब ये क्या होता है वो देखना, ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट है तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर और इसकी जो थिकनेस है वो हो जाएगी डी आर। तो टोटल लेंथ और थिकनेस मिलकर बन जाता है एरिया। तो इस तरह से इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, यूज़ करना है आपने। अब इसमें इसको यूज़ करें अगर हम लोग, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी अभी बताया था फॉर्मूला, कि करंट डेंसिटी जे डॉट डी ए होता है, अभी बताया था आपको थ्योरी में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस जे की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए आर अपॉन आर, ठीक है। और डी ए की वैल्यू, ये मैंने आपको बोला कि जब भी कभी किसी एरिया को फाइंड आउट करेंगे जो कि वेरी करेगा एलिमेंट्री पार्ट में, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं थिकनेस के भी आप। ये इसका फॉर्मूला, यहाँ इंटीग्रेशन, इसमें करंट आए। अब कांस्टेंट को बाहर ले लो, क्या है इसमें कांस्टेंट 2 पाई ए अपॉन आर, ये कांस्टेंट है। आर 2 हो गए और साथ में डी आर आ गया। अब इंटीग्रेशन, बस ये लिमिट की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये ध्यान देना। तो लिमिट इसकी जाएगी 0 से कैपिटल आर, क्योंकि सेंटर पे 0 और लास्ट में आर। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 पाई ए अपॉन आर। इसका होता है क्या, आर क्यूब अपॉन क्यूब, ठीक है, 0 से आर। समझ आया? अब इसमें ये आप पुट कर दो तो आपके पास बन जाएगा 2 पाई ए और आर क्यूब अपॉन 3 आर आ जाएगा, ठीक है, एक आर कट जाएगा। हैंस आंसर इज व्हाट, ये आपका आंसर है 2 पाई ए आर स्क्वायर अपॉन 3। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो आज के टॉपिक में इतना ही। मैंने आपको इंट्रोडक्शन बढ़ाया आज करंट इलेक्ट्रिसिटी में।